Okay. So Okay, sir. all of the five are present right now. No, yes. Yes. है पाँच. Oh, एक नहीं है. okay. एक Okay. second. Okay. So just for the information, so you all are pre-PhD student, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ah, okay. Okay. So do you have any lab experience? Have you ever worked in a lab before? Anybody? Everybody, please give me a little introduction. Do you have any cell culture experience or not? Because it will help me in in my lecture because of how deep and how superficial I can go. So you start, Priyanka Mishra. You have any experience? Hello. Anybody else? Sir, actually, we are pharmacy students. Hmm. So M form pharmaceutics specialization है सर हमारा pharmaceutics actually doses form and doses. तो सर अच्छा एक्चुअली सेल लाइन वगैरह हम लोगों ने बायोटेक में पढ़ा हुआ है सर ये बायोटेक्नोलॉजी में सर थोड़ा सा उसका किया ब्रीफ आइडिया है सर तो किया नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है सर एक्चुअली अच्छा अच्छा, ठीक है थ्योरेटिकल ठीक है सर है ठीक है ठीक है। चलो तो फिर मैं थोड़ा सा मैं अपना लेक्चर अपलोड करता हूँ। ओके सर हम्म। Is it visible right now, my lecture? Hello? नो सर No? नो सर स्लाइड इज नॉट विजिबल सर Okay, Not okay. yet, sir. Okay, okay. Is it visible now? यस सर यस सर Yes, sir. Okay. Okay, so cell line is actually is a very general term. जैसे हम लोग कोई भी experiment करते हैं, whenever we do experiment, right? So just a minute, please. हाँ, uh, in any experiment, जैसे cell line is one of them. Animal studies, whether it's animal studies or whether it is a bioinformatics study, we want to study a disease, a drug, or any experiment. We need models, right? Uh, uh, Cell line is one of the best type of a model to study various mechanisms because it is a very simple. It is very simple. जब हम फॉर एग्जांपल अगर आप फार्माकोलॉजी से हैं, आप इससे पहले कोई ड्रग टेस्ट किया है आप लोगों ने कभी? हेलो, यू पीपल, कैन यू हियर मी राइट नाउ? ओके, यस सर हाँ, तो आप कैन यू रिस्पॉन्ड व्हेन आई आस्क क्वेश्चन और यू पीपल आर बिजी इन समथिंग बिकॉज नो नो सर नो सर नो ओके नॉट एट ऑल सर बिजी नहीं है सर हाँ। तो जब भी आपने आपने फार्माकोलॉजी में कभी ड्रग रिस्पॉन्स बनाए हैं, कोई ड्रग का इफेक्ट देखा है, तो जनरली एनिमल यूज किया होगा। आप लोगों ने कभी एनिमल यूज किया है? यस सर तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक मॉडल सिस्टम चाहिए। जैसे आप एनिमल यूज करते हैं, आप एक सिंपलर एनिमल यूज करते हैं जब भी मॉडल सिस्टम में। सेल लाइन भी उसी प्रोसेस का एक एक्सपेरिमेंटल टूल है जो बायोलॉजी में एक्सटेंसिवली यूज होता है, खासकर फार्माकोलॉजी और ड्रग डिस्कवरी में। कैसे वो सब्सिक्वेंट लेक्चर से पता चलेगा, लेकिन बेसिक यही है कि सेल लाइन एक मतलब इट्स अ जनरल टर्म दैट अप्लाइज टू अ डिफाइंड पॉपुलेशन ऑफ अ सेल that can be maintained in a culture for an extended period of a time, retaining stability of certain phenotype and function. इसका मतलब है कि हम फॉर एग्जांपल हमें ये समझना है कि एक ड्रग है, फॉर एग्जांपल उसका इंडोथीलियल सेल पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप एनिमल स्टडी लीजिए तो आप ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, फिर
एनिमल से इंडोथेलियल सेल आइसोलेट करते हैं, जैसे ब्रेन में, हार्ट में, और फिर अलग अलग उसका इफेक्ट देखते हैं। और सेल लाइन क्या है कि एक सिंपलर मॉडल है। हम चाहें तो एक पेट्री प्लेट होता है, एक पेट्री प्लेट में हम ब्रेन इंडोथेलियल सेल या हार्ट इंडोथेलियल सेल को ग्रो कर सकते हैं। ग्रो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें एक सेल लाइन सोर्स चाहिए होता है, और हमें एक मीडिया चाहिए होता है, और सर्टेन कंडीशन चाहिए होता है, जो सब्सिक्वेंटली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये सेल कॉन्टिन्यूसली हम इसको मेंटेन कर सकते हैं लैब में, तो उससे हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई ड्रग है, तो उस ड्रग का इफेक्ट उस सेल के वायबिलिटी में क्या है, उस सेल के हाउ इट इज अफेक्टिंग इट्स मॉर्फोलॉजी, हाउ इट इज अफेक्टिंग इट्स सेलुलर सिग्नल। तो एक सिंपलेस्ट मॉडल है सेल लाइन स्टडी, और जिसका बहुत ही एडवांटेज। तो सेल लाइंस जो है जनरली जो इमोर्टलाइज्ड होता है, मतलब जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अलग अलग टाइप का होता है। अगर हम मेंटेनेंस पे इसको क्लासिफाई करें, तो एक सस्पेंशन सेल लाइन होता है। मतलब ये सेल लाइन मीडिया में जो ग्रो मीडिया होता है, जब भी हम सेल लाइन ग्रो करते हैं कि मीडियम होता है, तो सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, तो उस सेल लाइन में वो फ्लोट करता रहेगा। जनरली ये सेल्स ब्लड डिराइव होते हैं, जैसे ल्यूकेमिया या लिम्फोमा के सेल्स, ये मीडिया में फ्लोट करते रहते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये सस्पेंशन सेल लाइन, ये बल्ब टाइप से फ्लोटिंग दिख रहा है। ओके। और और ये दूसरे टाइप के सेल लाइन होते हैं जो एक एडहेर कर जाते हैं। जैसे हम लोग मीडिया वो लेते हैं, तो उसमें ये सेल एडहेर कर जाते हैं। जैसे ये जनरली टिश्यू से अराइव किए जाते हैं, जैसे इपिथेलियल सेल टाइप, इंडोथेलियल सेल टाइप या न्यूरोनल सेल टाइप। तो इस सेल लाइन की बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि एक आप लोगों ने हीला सेल लाइन का नाम सुना है क्या? हेलो। यस सर, कौन सा सर? हीला सेल लाइन का। हीला सेल लाइन सबसे ओल्ड और एक्सटेंसिवली सेल लाइन है, जो एक्चुअली में ये जो लेफ्ट साइड में फोटो देख रहे हैं, हेनरिटा लैक्स, इनसे डिराइव किया था, इनसे डिराइव किया हुआ सेल लाइन। ये आज तक भी लैब में यूज होता है। एक्चुअली क्या है कि हीला सेल लाइन जो है, फर्स्ट टाइम एक इमोर्टलाइज सेल लाइन एक कैंसर टिश्यू से डिराइव किया गया। और ये इतना रोबस्ट मॉडल है कि हीला सेल लाइन हैज एक्चुअली led to many biological information, many biological experiments like cloning, gene mapping, in vitro fertilization, and it also help in formulation of polio vaccines. And we should be grateful to Henrietta Lacks कि इनके डोनेटेड टिश्यू से आज तक ये सेल लाइन मेंटेन है। तो क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल सेल में और एक हीला सेल में? आखिर ये क्यों मेंटेन किया जा सकता है? क्योंकि हीला सेल कैंसरस है, और ये बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, और बिकॉज ऑफ दिस कैंसरस स्टेट। एंड हीला सेल आर इमोर्टल, मीनिंग दे विल डिवाइड अगेन एंड अगेन, एंड दिस परफॉर्मेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय ओवर एक्टिव टेलोमेरेज। जो टेलोमेरेज होता है, इनका ओवर एक्टिव होता है, जिससे इनका टेलोमेर्स जो है each टाइम रिबिल्ड होता है, और इट हेल्प्स इन इमोर्टलाइजिंग द सेल. So these cell, HeLa is one of the example of this cell. They offer several advantages, such as they are very cost effective, they are very easy to use, they provide an unlimited supply of material, and they bypass ethical concern. For example, if you want to do experiment on animal, we need ethical clearance. If you want to do experiment on human, we need more stringent ethical clearance. But if you want to cell line, that you don't need ethical clearance, इज़ वेरी इजी टू यूज़। आप बहुत सारे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इसे डिराइव कर सकते हैं। आप बहुत सारे सेलुलर सिग्नलिंग बेसिक एक्सपेरिमेंट इसे डिराइव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी पॉपुलर इन यूज़। Or beside HeLa, there are various other examples of cell line like oral squamous cell carcinoma, pancreatic carcinoma, melanoma। और ये सेल इन सब का एक नाम है, जैसे M21 मेलानोमा में है, ग्लियोब्लास्टोमा UX7 है। और
So this cell line, this reservoir of cell line, give us a very advantage in our lab condition. For example, अगर हमारे पास ब्रेन न्यूरोब्लास्टोमा है, तो हम एक सिंपल सेटिंग में हम ब्रेन न्यूरोब्लास्टोमा के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, हम उनके सेलुलर सिग्नलिंग को समझ सकते हैं, हम डिफरेंट ड्रग का एक्टिविटी समझ सकते हैं कि वेदर जैसे जैसे फार्माकोलॉजिकल एजेंट है, जैसे इफ समबडी हैज ए वेरी गुड पोटेंशियल एंटी कैंसरस ड्रग, तो ये एंटी कैंसरस ड्रग वी कैन नॉट टेस्ट डायरेक्टली ऑन ह्यूमन ऑन द फर्स्ट स्टेज. We test this on as a first step on a cell line, and we derive information on it. We can study cell viability, we can study organelles, we can study how morphology is the change, और बेसिक मैकेनिज्म की माइटोकॉन्ड्रिया में मैकेनिज्म क्या है, रेडॉक्स स्टेट क्या है, क्या ये ड्रग रेडॉक्स मैकेनिज्म को परटर्ब करता है, क्या ये एंटीऑक्सीडेंट है. तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसे निकाल सकते हैं. क्या ये ड्रग साइटोटॉक्सिक है, क्या ये ड्रग अलग अलग ऑर्गेनेल पे क्या अफेक्ट करता है. तो एक एक बहुत ही मॉडल सिस्टम हमें मिलता है. तो ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लाइन का एग्जाम्पल. पहला सेल लाइन मैंने हीला बताया था, और उसी तरह से बहुत सारा सेल लाइन. और सेल line can be of two types, like finite cell line with a limited number of cell generation growth are called finite cell line. These cell lines grow slowly, like 24 to 96 hours. They are characterized by anchorage dependence and density limitation, जैसे प्राइमरी सेल लाइंस होता है. लेकिन इंडेफिनिट सेल लाइन मोस्टली मैंने इसको कवर कर लिया है. जो हीला का कैरेक्टरिस्टिक है, इस सेल लाइन ऑब्टेन फ्रॉम इन विट्रो ट्रांसफर सेल लाइन और कैंसरस सेल are indefinite cell line. They can be grown in a monolayer or suspension form. These cells divide rapidly with a generation time of 12 to 14 hours, and they have a potential to be subcultured indefinitely. Or indefinite cell line are easy to manipulate and maintain. However, these cell line have a tendency to change over time. तो हम उनको constant observe भी करते रहते हैं कि कोई defect तो नहीं. अच्छा, I want to ask you, have you ever visited any cell culture lab before? Are you guys listening? Yes, sir. Have you ever visited cell culture lab before? No, sir. आप लोग नहीं, तो No, उसमें sir. क्या क्या चाहिए? अच्छा, तो सेल कल्चर लैब जो होता है, जहाँ पे सेल ग्रो करती है, उनके लिए हमें चाहिए लैमिनार फ्लो हुड, जो जनरली एसेप्टिक इन्वायरमेंट देते हैं. जैसे हम सेल को ग्रो मान लीजिए करते हैं, तो वी नीड एसेप्टिक इन्वायरमेंट. वी डोंट नीड कंटामिनेशन फ्रॉम फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन. वी नीड एन incubator. We need an inverted microscope to see the cells. We need centrifuge, some time to pellet the cells. We need water bath for constant temperature, generation of constant temperature. क्योंकि ये जितनी भी मीडिया यूज करेंगे, हम लोग एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए. हमें कल्चर वेसल चाहिए, हमें पाइपेट्स चाहिए, हमें सेल काउंटिंग के लिए ह्यूमोसाइटोमीटर चाहिए, हमें फ्रीजर चाहिए जहां हम सेल को स्टोर कर सकते हैं, हमें लिक्विड नाइट्रोजन स्टोरेज, हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए सेल लाइन को स्टोर करना है तो हम लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए. तो हाँ, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं सेल लाइन पे. एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि सेल वायबिलिटी है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रग एक्स है, आपने सिंथेसाइज किया और आप बोल रहे हैं ये ड्रग जो है एंटी कैंसरस. इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम न्यूरोब्लास्टोमा सेल को ग्रो किया हमने अपने लैब में, और हम लोगों ने क्या किया कि एमटीटी एसे किया. एक एमटीटी एसे क्या है कि जनरली it allows simple, accurate and reliable counting of metabolically active cell based on conversion of pale yellow tetrazolium MTT. Actually, nicotinamide adenine dinucleotide is metabolically active in a viable cell. आप देख सकते हैं कि निकोटिनामाइड डाइएक्टिव, अगर कोई भी NADH जो है वो लाइव सेल में होता है, लेकिन NADH जो MTT डाई है उसके टेट्राजोलियम को फॉर्माजेन में चेंज कर देता है, जो एक ब्राइटली कलर्ड है, जिसको हम फिर कैलोरीमेट्रिकली ऐसे कर सकते हैं. तो हम एक सेल वायबिलिटी
भी चेक कर सकते हैं, जैसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कि मेरा ड्रग एंटी कैंसरस, कि हम डायरेक्ट जाके ह्यूमन में टेस्ट किए बिना हम एक सिंपल मॉडल में टेस्ट कर सकते हैं कि ये सेल पे इनकी कितने वायबिलिटी पे असर हुआ। इस टाइप के बहुत सारे अलग एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे उसका माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव क्या है। देयर आर मेनी अदर एसे दैट वी कैन डू। Basic thing about cell line is uh, is its growth phase। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर अगर मुझे एक ड्रग है मेरा, और अगर मुझे ये पता करना है कि ये ये माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या असर करेगा, तो हम लोग क्या हम लोग क्या ये सेल लाइन यूज करके कर सकते हैं? बताइए, कोई बताइए। या हमें ये पता करना है कि क्या ये जैसे अगर ब्रेन इंडोथेलियल सेल है, अगर ब्रेन इंडोथेलियल सेल के बारे में ब्रेन में पता है कि ब्रेन सेल में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, कितने लोगों को पता है? Yes, sir. अगर अगर हम मान लीजिए कोई ड्रग दे और उससे ये पता करें कि ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या डिफरेंस है, तो हम सेल लाइन से पता कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके उसके सेल के वायबिलिटी, सेल के मेटाबॉलिक स्टेट को मेजर कर सकते हैं। तो अब जैसे एक कार्डियक सेल, जैसे कार्डियक सेल लिया हमने, और हम लोगों ने उस कार्डियक सेल जो एंडोथेलियल सेल में एक एनो नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल पता है? आप नाइट्रिक फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या रोल होता है? वैसोडाइलेशन करेगा सर। हाँ, वैसोडाइलेशन भी करता है और एंजियोजेनेसिस भी करता है। यस सर, यस सर। हाँ, तो अगर हम कोई एनो डोनर को, अगर हम ब्रेन इंडोथेलियल सेल को मान लीजिए हम कल्चर कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें एनो डोनर डालेंगे तो हम क्लियर का क्लियर उससे हम एंजियोजेनिक स्टेट, उस सेल का माइग्रेटरी एक्टिविटी, ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कंट्रोल कंडीशन में। ठीक है, तो अब उसके लिए बेसिकली उसके लिए जो ये पुराना स्लाइड है जिसमें हम इंक्यूबेटर यूज कर रहे हैं, जैसे इंक्यूबेटर में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम सेल कल्चर करते हैं तो उसमें CO2 जो है वो मेंटेन रखते हैं। तो आपको पता है कि CO2 हम लोग क्यों मेंटेन रखते हैं और टेम्परेचर क्यों मेंटेन रखते हैं सेल कल्चर में? कोई आइडिया है आप लोग को? बाइकार्बोनेट बफर पता है कि बफरिंग सिस्टम क्या होता है? यस सर, पता है सर। बफर्स बफर्स पता है ना? बफर्स का क्या काम होता है? सर, टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। बफर्स हाँ, आर दोज तो एजेंट्स व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। हाँ, तो हम अलग अलग टूल से बेसिकली जब हम सेल को ग्रो करते हैं तो हम अलग अलग टूल से बायोलॉजिकल फूड की तरह फिजियोलॉजिकल। हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, बायोलॉजिकल। हाँ हाँ हाँ, तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी मेंटेन रखते हैं अलग अलग टूल से। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, कोई कोई कंटामिनेशन नहीं है, एक ऑप्टिमम पीएच मेंटेन रहे, सेल की मॉर्फोलॉजी मेंटेन रहे। और इसीलिए जब जब हम लोग इस टाइप से सेल को मेंटेन करते हैं तो हम एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो मैंने पहले बोला कि चाहे ड्रग का रोल ब्लड ब्रेन बैरियर प्रॉपर्टी में क्या है, या कोई सेल का रोल साइटोटॉक्सिसिटी में क्या है। ठीक है, तो कोई भी सेल जो है वो ग्रो जब करता है तो वो जनरली एक्सपोनेंशियल फेज ग्रो करता है। एक लैग फेज होता है, एक लॉगरिथमिक ग्रोथ फेज होता है, एक प्लेट्यू फेज होता है और डिक्लाइन फेज होता है। जब लैग फेज होता है इसमें सेल डिवाइड नहीं करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेल अडेप्ट टू द कल्चर कंडीशन and the length of this phase will depend upon the growth phase of the cell line and the time of subculture and the seeding density. और बेसिकली सीडिंग डेंसिटी का मतलब है कि जितना सेल हमने स्टार्टिंग में कल्चर किया, और सब कल्चर क्या है कि एक बार सेल जब कन्फ्लुएंट हो गया, मतलब पूरा ग्रो कर गया, तो हम जनरली उसको फ्रैक्शनेट करके
सब कल्चर कर लेते हैं। जैसे एक पेट्री प्लेट में पूरा वो उसमें कॉन्फ्लुएंट हो गया तो उसको सब कल्चर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रिप्सिनाइजेशन। ठीक है। तो और दूसरा फेज है लॉगरिथमिक फेज। इसमें सेल एक्टिवली प्रोलिफरेट करता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इन सेल डेंसिटी एंड द सेल पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वायबल एट दिस फेज। Therefore, it is recommended to assess cellular function at this stage. Each cell line will show different cell proliferation kinetics during the log phase, and it is therefore the optimum phase, optimum phase for determining the population doubling time. Cell are generally passaged at the late phase. Actually, passage का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने पेट्री प्लेट देखा है ना आप लोगों ने? यस हाँ, तो सेल को जैसे हम ग्रो कर रहे हैं पेट्री प्लेट में, तो एक ऑप्टिमम पहले सीड करते हैं और वो जब एडहेयर करके मीडिया में ग्रो कर जाता है, जब वो फुल कॉन्फ्लुएंट हो जाता है, तो हम लोग उसको सब कल्चर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पसाजिंग, मतलब अलग अलग उसमें। और उसी तरह इसमें प्लेट्यू फेज भी है, जब सेलुलर प्रोलिफरेशन स्लो डाउन ड्यू टू द सेल पॉपुलेशन बिकम कॉन्फ्लुएंट, and it is at this number of cell in active cell cycle drop to 0 to 10% and the cell are mostly susceptible to injury. तो जो लॉगरिथमिक फेज है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट फेज है जहाँ पे हम जहाँ पे सेल को हम पसाज कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा अगर उससे ज़्यादा ग्रो कर गया, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इट कैन काउज ए डिफरेंट ओवरक्राउडिंग, एप्टोसिस एंड सेनेसिस। तो वी शुड अंडरस्टैंड जब भी हम सेल कल्चर करते हैं तो उसके ग्रोथ फेज का हमें वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल एक मीडिया में ग्रो करता है। आप लोगों ने कभी मीडिया देखा है, कल्चर मीडिया? हेलो, यस सर, अगर मीडिया से बहुत सारे मीडिया हैं सर, ईस्ट एक्सपेक्ट आप लोगों ने कभी हाँ नहीं, कल्चर मीडिया कभी लैब में बनाया है, कभी देखा है कभी? यस सर, माइक्रो के लैब में बनाया है सर, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, माइक्रो, हाँ, तो माइक्रोबायोलॉजी तो अलग है। अभी तो यहाँ पे है बेसिकली जो है ना, यहाँ पे कल्चरल मीडिया अलग है। कल्चर मीडिया जो है ना, जस्ट मिनट, हाँ, एक्चुअली आई हैव अ क्लास राइट नाउ, मैं बाद में कर सकता हूँ। हाँ, जो हाँ, तो कल्चर मीडिया माइक्रो का लैब का अलग रिक्वायरमेंट है। यहाँ एनिमल सेल कल्चर जो है, जो सेल लाइन है, उसका अलग रिक्वायरमेंट होता है। इसके लिए हमें, हाँ, इसके लिए हमें बेसिकली जो बेसिक कंपोनेंट है कल्चर मीडिया का, वो है कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट चाहिए होता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके नाइट्रोजन सोर्स होने चाहिए, अमाइनो एसिड्स होने चाहिए। They should have energy sources like glucose, fructose. They should have vitamin, fat and fat soluble component. न्यूक्लिक एसिड प्रिकर्सर होने चाहिए, ग्रोथ फैक्टर एंड हार्मोन्स होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स होने चाहिए, पीएच एंड बफरिंग सिस्टम होनी चाहिए, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड उसको एक बाइकार्बन एक बफरिंग प्रोवाइड करता है। बेसिकली हम एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन और एक ग्रोथ कंडीशन देना चाहते हैं अपने सेल्स को कि वो ऑप्टिममली ग्रो करें, वो पहले से स्ट्रेस नहीं हो। क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे सेल लाइन का, जब हम उसको यूज करेंगे, तो इट हैज टू बी मेंटेन इन ए वेरी ऑप्टिमम कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन। दैट्स व्हाई हम अपने मैकेनिज्म या हम अपने एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। हम वेरिएबिलिटी ज़्यादा उसमें नहीं करते, हम इसको हम चाहते हैं सेल एक पर्टिकुलर तरीके से ग्रो करें। और दो टाइप के मीडिया होते हैं, एक नेचुरल मीडिया होता है। नेचुरल मीडिया कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड सफिशिएंट फॉर ग्रोथ एंड proliferation of animal cell and tissue. We are not going to discuss this because mostly artificial media with an optimum growth condition are generally used for the cell culture, and this media contain partly or fully defined components that are prepared artificially by adding several nutrients. मैंने पहले बताया कि जो आर्टिफिशियल मीडिया हम लोग बनाते हैं, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और अलग अलग कंपोनेंट होता है। ये आर्टिफिशियल मीडिया भी अलग अलग टाइप का होता है। एक फर्स्ट टाइप का होता है सीरम कंटेनिंग मीडिया, एक होता है सीरम फ्री मीडिया, एक होता है केमिकली डिफाइंड मीडिया, एक होता है प्रोटीन फ्री मीडिया। आप लोगों को अच्छा ये इतना हो गया। इन विट्रो इन वाइवो में कोई डिफरेंस पता है क्या? इन विट्रो में क्या होता है, इन वाइवो में?
Yes, sir. In vitro means outside the body, sir, in lab scales. हाँ, तो ये सेल लाइन सारा स्टडी क्या है, ये इन विट्रो, ठीक Yes, है। sir. तो जब हम इन विट्रो कंडीशन कर रहे हैं तो हम मेंटेन कर रहे हैं एक ऑप्टिमम फिजियोलॉजिकल कंडीशन हम मीडिया से। तो सबसे पहले हम एक सीरम फ्री, जो एडवांटेज ऑफ सीरम इन अ सेल कल्चर, आप लोग को सीरम पता है ना कि ब्लड का पार्ट जिसमें फाइब्रिन नहीं होता है, Yes, sir. क्लॉटिंग फैक्टर, हाँ, तो उसको सीरम करते हैं। सीरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल लाइन के लिए बिकॉज ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। इट हैज अ बेसिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इधर इन सॉल्युबल और इन अ प्रोटीन बॉन्डेड फॉर्म। It provides several hormones such as insulin and transferrin. Insulin is essential for the growth of nearly all cell in culture, and transferrin is act as an iron binder. It contains numerous growth factor. हमें हमारे सेल मीडिया में ग्रोथ फैक्टर भी होने चाहिए, क्योंकि वही जैसे प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, टीजीएफ बीटा, ईजीएफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और chondroitin. These factors stimulate cell growth and support a specialized function of the cell. So basically हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है, जो सीरम जो है वो सब ग्रोथ, ये सब हमारे इन वाइवो कंडीशन में भी प्रेजेंट है। बॉडी के अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और पीडीजीएफ और टीजीएफ बीटा, आपको पता है ना, ये सब प्रेजेंट है। लेकिन हम चूंकि इन विट्रो ग्रो कर रहे हैं तो हम प्रूफ नियरली मैच करना चाहते हैं वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इसलिए हम सीरम यूज कर रहे हैं। It supplies protein which helps in the attachment of a cell to the culture surface. Example fibronectin. Fibronectin पता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, जैसे कोलेजन है। तो ये क्या करता है, सेल को एंकरेज में हेल्प करता है। जैसे सेल अगर वो जो कल्चर पेट्री प्लेट या कल्चर फ्लास्क यूज करते हैं, तो सेल को तो मैंने बताया था ना कि दो टाइप के सेल लाइन होते हैं, एक एडहेरिंग होते हैं, एक फ्लोटिंग होते हैं। तो जो एडहेरिंग होते हैं उनके लिए वी नीड दिस एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन लाइक फाइब्रोनेक्टिन, कोलेजन, और इसके अलावा इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग प्रोटीन लाइक एल्बुमिन एंड ट्रांसफेरिन व्हिच हेल्प्स ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल इन सेल. So it provides mineral such as calcium, magnesium, ferrous, potassium, sodium, zinc, which promotes cell attachment. And it increases the viscosity of the medium, which provide protection against the mechanical damage. और ये ऑस्मोटिक एक ऑस्मोटिक कंडीशन भी प्रोवाइड करता है कि सेल जो है वो ऑस्मोटिकली स्टेबल रहे, वो ऑस्मोटिकली स्टेबल रहे। तो ये तमाम मतलब इट्स ऑल टुगेदर दिस कंडीशन प्रोवाइड सेल टू ग्रो इन विट्रो इन द कल्चर इन विट्रो। और ये सब इंक्यूबेटर में होता है, जो हम लोग इंक्यूबेटर यूज करते हैं जहाँ हम CO2, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया। तो जब हम तो मैं एक सिंपल रिवीजन करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हीला सेल ग्रो कर रहे हैं, तो हीला सेल को हमने एक पेट्री प्लेट पे पहले सीड किया मीडिया में, और फिर हमने उसको इंक्यूबेटर में रखा और एक ऑप्टिमम पीएच और अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडिया मेंटेन करके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और तब वो सेल ग्रो करती है। अभी सेल पे क्या एक्सपेरिमेंट होगा, सेल के क्या यूजेस हैं, वो आगे आएगा। हम बस आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट आर द सेल लाइंस एंड हाउ वी कैन ग्रो दिस सेल लाइन इन द लैब कंडीशन. So we are talking about media. We have talked about serum containing media, and there are serum free media also. These serum free media, the use of serum in the culture media present a safety hazard and source of unwanted contamination for the production of biopharmaceutical. एक कंस्ट्रेंट है सीरम कंटेनिंग मीडिया का, क्योंकि इससे कंटामिनेशन हो सकता है, उसमें बहुत सारे इन्फेक्शियस पार्टिकल हो सकते हैं, वो जो अनवांटेड हो सकते हैं, वो सेल लाइन को ग्रोथ में भले ही फास्ट ग्रोथ हो, लेकिन कुछ एडेड डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लैब कंडीशन में या एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट में हम सीरम फ्री मीडिया भी यूज करते हैं। तो ये सीरम फ्री मीडिया का एडवांटेज क्या है? ये सीरम फ्री मीडिया आर सिंप्लीफाइड, देयर कंपोजिशन इज बेटर डिफाइंड। अच्छा, जस्ट अ मोमेंट। They can be designed specifically from a cell type.
and it is possible to create different media and to switch from a growth enhancing media to differentiation inducing media by altering the combination and type of growth factor in inducers. They decrease variability from batch to batch and improve reproduction between the culture. And downstream processing of product of cell culture in serum-free media is easier. They reduce the risk of a microbial contamination. मैंने बताया ना कि जो contamination का chance जैसे mycoplasma वायरस या prions का सीरम कंटेनिंग मीडिया में ज़्यादा है सीरम फ्री मीडिया से. सो ये रिक्वायरमेंट सीरम कंटेनिंग मीडिया या सीरम फ्री मीडिया या अदर टाइप ऑफ मीडिया ये आपके सेल लाइन पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. और सीरम फ्री media are easily available and ready to use, and they are also cost effective and when compared to serum containing media. There are other chemically defined media. These media contain a pure inorganic and organic constituent like the protein addition, like EGF, insulin, vitamin, amino acid, fatty acid, and cholesterol. So these are very important macromolecules which are important for the cellular growth. And there is a protein-free media is also there. These media contain non-protein constituents necessary for the cell culture. The formulation like DMEM, RPMI, ProCHO, CDMHD are example of protein-free media. They promote superior cell growth and facilitate downstream purification of express product. So have you got an idea कि हम अलग-अलग न्यूट्रिएंट अलग-अलग कंडीशन सेल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं. आप कोई मुझे समराइज करेगा कोई हेलो कोई स्टूडेंट की अभी तक क्या समझे हो कि मैं और भी ऐड कर सकता हूँ. हेलो, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर, आ रही है बस. हाँ, कोई एक ये हो जाए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्री पीएचडी स्टूडेंट हो ना, तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आप लोग आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. आप मतलब आप क्या समझे हैं अभी तक जैसे जो हम लोग पढ़ा रहे थे, फिर मैं आगे उसका यूजेस बताऊंगा. क्योंकि बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे ना कि अलग अलग कंडीशन जो है क्यों इम्पोर्टेंट है. अभी तक आप कोई एक ब्रीफ कर सकता है कि तो मुझे समझ में आएगा कि मैं फिर लेक्चर को किस तरफ लेके जाऊँ. हाँ, कोई एक बताए आपने अभी तक क्या समझा है सेल कल्चर के बारे में जो मैं अभी बता रहा हूँ. कोई बताओ, कोई इंटरेक्टिव क्लास है, हम लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है कि जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं ना, आप लोग पीएचडी कर रहे हैं तो आपके पास कोई प्रोडक्ट है मान लीजिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं. जैसे कोई आप लोगों ने अभी तक कोई लैब ज्वाइन नहीं किया ना? प्लीज रिस्पॉन्ड. हाँ, आप लोगों ने अभी तक कोई लैब ज्वाइन नहीं किया ना कि किसके अंदर कर रहे हैं पीएचडी? सर अभी डिसाइड नहीं हुआ सर, अभी कोर्स वर्क के बाद होगा सर ये आरडीसी में. हाँ. तो अब जैसे क्या है कि मैंने अभी कल्चर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है. मतलब हम लोग भी यहाँ पे मैं तो लाइफ साइंस से हूँ और मैंने बहुत एक्सटेंसिवली कल्चर पे भी काम किया है और मेरे बहुत सारे पब्लिकेशन में भी कल्चर यूज है. तो जैसे आप लोग से मैं इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग मतलब अभी तक कुछ समझ में आया है जो मैंने अभी पढ़ा है अभी? समझ में तो आया सर. सर इसका एप्लीकेशन सर हम लोग सर कैसे कर सकते हैं सर आगे सर एक्चुअली, क्योंकि हम लोग तो सर हमारे फील्ड में सर ये सब्जेक्ट सर इस तरह से कैसे इम्प्लीमेंट होगा सर? हाँ, तो ये बहुत तरीके से कर सकते हैं. एक तो देखो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मैं एक ये वाला स्लाइड एक बार पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा. जैसे आपके पास आप जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जैसे कार्डियक हाइपरट्रॉफी का नाम सुना है? ये सर सुना है सर, पढ़ा भी है सर. कार्डियक हाइपरट्रॉफी का नाम सुना है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक ड्रग है, आपको फार्माकोलॉजिकल एफिकेसी निकालनी है उस ड्रग की कि क्या ये ड्रग इम्पोर्टेंट है कि नहीं. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एक हार्ट सेल लाइन ग्रो कर लिया हमने, ठीक है. अब
अब आपके ड्रग से उस सेल लाइन में जैसे हम अलग अलग मैकेनिज्म, जैसे कोई डिजीज होती है, डिजीज कितने टाइप से हो सकती है, चाहे उसकी रेडॉक्स बैलेंस को खराब कर सकती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कर सकती है, इन्फ्लामेशन कर सकती है, सेल डेथ कर सकती है, या उनके मॉर्फोलॉजी चेंजेस कर सकती है ना। इन्फ्लामेशन का आपको आइडिया है कि उसमें साइटोकाइन जैसे कोविड में बढ़ जाता है नहीं। तो अब इन कंट्रोल स्थिति में आप अपना ड्रग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे कोविड में भी साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा था, तो एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एक सिंपलेस्ट मॉडल में एक रूम में आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा एनिमल भी नहीं चाहिए, एथिकल क्लियरेंस नहीं चाहिए, आपके पास प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। आप बेसिकली इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं ये बताते रहना चाहूँ कि एडवांटेज ऑफ सेल कल्चर क्या है कि फिजियोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कि इसमें रोल ऑफ पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, कल्चर मीडिया कैन बी स्टडी टू अफेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया कितने लोगों को पता है? हाइपोक्सिया का मतलब पता है? ये सर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सर। हाँ, अब जैसे क्या है कि हम सेल ग्रो करें एक कंडीशन में जहाँ हम ऑप्टिमम ऑक्सीजन दें, एक कंडीशन में हम सेल ग्रो करें जहाँ पे हम लो ऑक्सीजन दें। तो ठीक है, तो हम उस वाले जिसमें लो ऑक्सीजन दिए है कंट्रोल से कंपेयर करके हाइपोक्सिया का इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं कि नहीं? कि हम सेल लाइन जैसे कार्डियक सेल लाइन है या एंडोथेलियल सेल लाइन है या लंग कार्सिनोमा है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हाइपोक्सिया का इफेक्ट क्या है, या जब हमने हाइपोक्सिया में कोई ड्रग दिया क्या इसको हेल्प कर रहा है कि नहीं। तो अलग अलग कंडीशन को हम ऑल्टर करके उसका इफेक्ट फिजियोलॉजी पे कर सकते हैं, एक सिंपलेस्ट मॉडल सिस्टम। और जहाँ पे हम हाँ, सिंपलेस्ट मॉडल सिस्टम में हम कर सकते हैं। अब जैसे क्या है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे टू स्टडी सेल मेटाबॉलिज्म एंड इन्वेस्टिगेट द फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ द सेल। जैसे कि हम माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन आइसोलेट करके या कोई प्रोटीन का एक्टिविटी, वेस्टर्न ब्लॉट की आप लोगों ने किया है क्या? आप लोगों ने वेस्टर्न ब्लॉट का नाम सुना है? आप लोगों ने जीन एक्सप्रेशन का नाम सुना है कि जीन की एक्टिविटी चेंज होती है कोई ड्रग से या कोई डिजीज से? तो हम उसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। हम सेल डेथ स्टडी कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल MTTSA का दिया है, इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिससे सेल डेथ पता चल सकता है। जैसे कि वेदर दिस ड्रग और वेदर दिस फिजियोलॉजिकल कंडीशन लाइक क्या हाइपोक्सिया न्यूरॉन सेल को, अगर हम ये क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट, अगर कोई PhD कर रहा हो ये क्वेश्चन पूछे कि क्या हाइपोक्सिया न्यूरॉन सेल को इट काउजेज न्यूरल सेल डेथ, तो वो क्या कर सकता है, को न्यूरल सेल को ग्रो कर सकता है, अलग अलग MTTSA कर सकता है, या अलग अलग टेक्निक है। आजकल नई टेक्निक भी आ गए, फ्लो साइटोमेट्री से, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, अलग अलग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल उस कल्चर में यूज कर सकता है। कितने टाइप के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल हैं, हम RT-PCR कर सकते हैं, हम उसका जीन RNA सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं, हम उसका प्रोटियोमिक्स कर सकते हैं। मतलब वेरियस एक्सपेरिमेंटल टूल से हम उस डिजीज को कंट्रोल कंडीशन में स्टडी कर सकते हैं। हम होमोजीनियस कल्चर भी बना सकते हैं। दिस कल्चर हेल्प इन बायोलॉजी एंड ओरिजिन ऑफ सेल, वैल्यूएबल बायोलॉजिकल डाटा फ्रॉम लार्ज स्केल सेल कल्चर, स्पेसिफिक प्रोटीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम ए जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल इन ए लार्ज स्केल कल्चर। हम उसमें ट्रांसफेक्शन करके एक पर्टिकुलर प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। मैं वैक्सीन का एग्जांपल एक स्कीमेटिक डायग्राम से दूंगा, किस तरह से सेल लाइन वैक्सीन को भी प्रोड्यूस कर सकता है। we can change the reproducibility of the result that can be obtained by the use of a uh, single type clonal population. फिर we can identify the cell type based on can be detected by the presence of certain marker such as a molecule or by a karyotyping. जैसे उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि पीएच का इफेक्ट सेल पे क्या होगा, या कोई एंटीऑक्सीडेंट ड्रग का नाम पता है आप लोगों को? जो एंटीऑक्सीडेंट है कोई ड्रग या कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, आप लोग फार्माकोलॉजी से है ना?
हेलो, हाँ, आवाज आवाज रिवर्बरेट करे, जैसे कि जैसे कोई मान लीजिए करक्यूमिन है, करक्यूमिन सुना होगा ना, करक्यूमिन जो करक्यूमिन डिराइव्ड ड्रग है, या कोई नैनो पार्टिकल्स है, तो इनका क्या, हाँ हाँ, तो ऐसे से बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसके अलग अलग इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे आप जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक है कि इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। जैसे इसके बहुत सारी मॉडिफिकेशन भी आ गए, एक सिंपल सेल कल्चर को 3D कल्चर भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग टाइप के सेल ग्रो कर सकते हैं। और हम अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी या जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी, जैसे siRNA से, जैसे हमें ये समझना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ P53 जीन का नाम सुना है किसी ने, या कोई जीन है, मान लीजिए कोई भी जीन है, जैसे कोलेजन जीन है, तो अगर हमें हमें पता करना है कि कोलेजन जीन का क्या रोल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोलेजन जीन को नॉकआउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। और जब ये अलग अलग टेक्नोलॉजी से ये नॉकआउट हो जाए, तो हम उस जीन के उस सेल के डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट पढ़ सकते हैं। वी कैन स्टडी सेल हेल्थ चेंजेस, वी कैन what are the metabolic changes, what are the expression changes, जैसे हम जीन एक्सप्रेशन चेंजेस भी कर सकते हैं, भी हम जीनोम एनालिसिस भी कर सकते हैं, मतलब वी कैन एक्चुअली टेक ए रीड आउट। तो 3 टाइप का चीज होता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सेल कहाँ से ओरिजिन किया हुआ है, सेल कैसे मेंटेन किया हुआ है, सेल में क्या हमने ट्रीटमेंट किया है, और फाइनली रीड आउट। रीड आउट का मतलब है कि हम क्या आउटपुट ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ड्रग एक्स को हमें पढ़ना है कि उसका इफेक्ट लीवर में क्या हो रहा है, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी है। एक टेक्नोलॉजी तो ये है कि हम इमोर्टलाइज सेल लाइन यूज कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी ये भी है कि हम इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को भी यूज कर सकते हैं और अलग अलग रीड आउट ले सकते हैं, मेटाबॉलिज्म, आरएनए सीक्वेंसिंग, और we can do proteomics, we can do various molecular biology experiment। तो ये एक सिंपल मॉडल सिस्टम है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना होगा कि हम एक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस नहीं करें। हम एक ऑप्टिमम कंडीशन दें कि जो ड्रग का इफेक्ट है वही पता चले। ये पता चला कि हमारा इंक्यूबेटर काम नहीं कर रहा और CO2 ही मेंटेन नहीं है, तो पीएच ही मेंटेन नहीं होगा, तो सेल को पहले से स्ट्रेस में होगा, तो सेल को स्ट्रेस नहीं देते हैं, वी डोंट गिव सेल स्ट्रेस, we give a optimum environment so that our readout can be very optimally calculated। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, आ रहा है सर। हाँ, तो ये अलग अलग रीड आउट है। अब जैसे एक और टेक्निक होता है लाइव सेल इमेजिंग। अब जैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर अगर हम लाइव सेल को भी इमेज, ये अलग टेक्नोलॉजी है जहाँ जैसे जनरली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सेल वायबल है, सिमोटलाइज है। आप अगर उसको, देयर आर टेक्नोलॉजी दैट हैज डेवलप्ड दैट कैन मेंटेन सेल वायबिलिटी outside, and we can actually observe the cell under a microscope in a alive condition, that is actually made of where the CO2 temperature, humidity is maintained in the chamber, and we can actually see under the microscope. So these all experiment follow a simple step, like the planning is the must. First of all, design your experiment with a careful consideration of the tool and resources needed. Second, culture and maintain your cell in optimum condition। हमने बताया ना कि ऑप्टिमम कंडीशन क्यों इम्पोर्टेंट। ऑप्टिमम कंडीशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम पहले से कोई वेरिएबिलिटी नहीं दे, नहीं तो हम जो स्टडी करना चाहते हैं उसमें तो पहले ही स्ट्रेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी करना चाहते हैं कि हाइपोक्सिया का इफेक्ट क्या, उसमें पहले से ही हमारे इंक्यूबेटर ही खराब, टेम्परेचर ही नहीं है, तो सेल पहले से ही डिफरेंट रिस्पॉन्स दे देगा। तो सेल का रिस्पॉन्स जो हमारे स्टडी को के लिए है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाकी सारे कंडीशन वेरिएशन को मेंटेन रखते हैं, है ना। आप लोगों ने एनिमल एक्सपेरिमेंट किया हुआ, तो एनिमल कहाँ कहाँ से लाया था, एनिमल कहाँ मेंटेन थे बताइए? एनिमल हाउस में थे। तो एनिमल हाउस में अगर एनिमल थे
तो उसलिए थे कि वहाँ पे एनिमल को कोई वेरिएशन नहीं था, एनिमल को पहले से कोई इन्फेक्शन नहीं था, तो बस एक 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 पर्टिकुलर कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हम फ्लोरेसेंट लेबल भी कर सकते हैं अपने सेल्स को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिक डाई यूज कर सकते हैं, और टारगेट सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन एंड प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट विद सेलेक्टिव डाई एंड स्टेन। कोई प्रोटीन को करना है तो उसको हम लोग प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी से स्टेन कर सकते हैं। जैसे हमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ना है तो हम कोलेजन एंटीबॉडी और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से कोलेजन को स्टेन कर सकते हैं, और फिर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज बैकग्राउंड एंड मेंटेन फोटो स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोरेसेंट सिग्नल, then we image, then we capture discovery as they happen with the maximum clarity and definition. So cellular enzyme and other cytosolic molecule remain in the cell. Scientists can observe dynamic cellular process as they happen. Cellular structure can be studied in their native environment using live cell imaging. So here we are not fractionating cell. Here we are actually observing cell in its natural environment. This is a very powerful use of cell culture. Beside the testing of a drug, discovering and these things, you can actually see many basic cell physiology using live cell imaging. ठीक है? और एक और रोल है वैक्सीन फॉर्मेशन का, कि सेल लाइन कैन बी यूज फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम दिस इज एन एग्जांपल ऑफ this is an example of इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जहाँ पे हम अलग अलग स्टेप है। इन्होंने क्या किया है कि एक फ्लू वायरस है, मान लीजिए, कंटेन 8 जीन सेगमेंट। The goal is to combine the desired HA and NA gene from flu strain 1 with 6 other genes from flu strain 2, which follows well in egg and is harmless in human. So after removing the dangerous part of the HA gene, scientists splice HA and NA gene from a flu strain 1 into the circular process of DNA called plasmid. So additional plasmid are created using remaining 6 genes found in flu strain 2. Scientists insert HA and NA plasmid from flu strain 1 and 6 plasmid carrying gene from flu strain 2 into animal cell growing in the laboratory. And these gene, the plasmid instruct to make a desired new flu protein. तो ये सेल लाइन जो है, ये वैक्सीन प्रोडक्शन बेसिकली क्या है कि हम ट्रांसफेक्शन कर सकते हैं अलग अलग कंस्ट्रक्ट का, अलग अलग जीन कंस्ट्रक्ट का हम सेल लाइन में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो हमें वो प्रोटीन या वैक्सीन दे सकता है। तो ये मैंने प्रोटीन भी पढ़ाया, तो ये एक वैक्सीन प्रोडक्शन में भी काम आ सकता है। सो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि मैं वन वेव प्रोसेस हो गया है ऑनलाइन प्रोसेस का, एक बहुत वास्ट इन्फॉर्मेशन मिला है। तो कोई मैं 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो हीला सेल्स जो है वो क्या है, कोई बताएगा? नहीं भी है पता तो कुछ आप गेस कीजिए, फिर मैं हेल्प करूंगा। आर यू गाइस लिसनिंग? सर कैंसरस सेल है। हाँ, कैंसरस सेल है। तो ये इमोर्टलाइज क्यों है? ये अनयूजुअली ग्रो हो रही है और फास्ट ग्रो होती है। हाँ बिल्कुल सही। और इसका बेसिकली क्या है कि ये सेल्स जो है, हीला सेल्स जो है, वो इसमें टेलोमेरेज एक्टिविटी ज़्यादा है, जिससे इसका टेलोमेर्स जो डिवीजन के साथ शॉर्टन नहीं होता, इसलिए इमोर्टलाइज है। और ये हमें एक एक्सटेंसिव मॉडल सिस्टम देती है। ये मॉडल सिस्टम से हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, आप बताइए। जैसे मान लीजिए आप लैब में आपने PhD शुरू किया, आपको हीला सेल्स से आप क्या क्या कर सकते हैं? गेस कीजिए, कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग टू हाइड, क्योंकि मैं एक तरह से रिवाइज भी करा दूंगा एक तरह से कि सेल लाइन और उसके यूजेस क्या क्या है। आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, यस सर।
तो बताइए ना, बताइए आप लैब के अंदर आए, आपने पीएचडी शुरू किया, तो आपके पास मैंने क्या किया कि मैंने आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल, आपको ड्रग उसी पे पीएचडी करनी है। ये है करक्यूमिन, सोच लीजिए करक्यूमिन, करक्यूमिन। तो आप हीला सेल से क्या क्या स्टडी कर सकती हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला होगा कि हीला सेल को मेंटेन करना, ठीक है? तो आप मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? आपको मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कि उसके ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन रहे, जो उसकी पीएच मेंटेन रहे, उसकी ह्यूमिडिटी, हाँ टेम्परेचर में, इसलिए हम इंक्यूबेटर यूज करते हैं, ठीक है? यस अ, सर। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पूछा ही जाता है कि CO2 इंक्यूबेटर क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ CO2 इंक्यूबेटर इन सेल कल्चर? तो कहीं लिख लीजिए कि द पर्पस ऑफ CO2 in cell culture is to maintain a stable physiological pH through CO2 bicarbonate based buffer, ठीक है? The, यस at, the atmospheric CO2 can be dissolved into cell culture medium, and a small portion of it will react with water to form carbonic acid, which in turn interact with the bicarbonate ion. So basically एक बफरिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब क्या है कि मीडिया तो हमने अपनी चॉइस का ले लिया, जिसमें जो मीडिया जो है, जिसमें मैंने बताया था ना कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, नाइट्रोजन सोर्स है, अलग अलग कंपोनेंट है उसके वायबिलिटी में। साथ में हमने एक बफरिंग सिस्टम भी रख दिया और ऑप्टिमम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मेंटेन कर लिया। इन सब से क्या हुआ कि जो मेरा सेल ग्रो कर रहा है हीला, वो एक ऑप्टिमम कंडीशन में ग्रो कर रहा है। तब आप अपना एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आपने करक्यूमिन डाला, तो अब जैसे किसी ने बताया कि हम डोज रिस्पॉन्स करते हैं, किसी ने बताया था ना, आप लोग डोज रिस्पॉन्स करते हैं। यस सर, डोजिंग करते हैं। तो डोज, जैसे डोजिंग एनिमल में करते हैं, यस सर। तो कल्चर में भी कर सकते हैं। जैसे आपने कौन से डोज पे कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है। यस सर। जैसे हम अगर हमें ये स्टडी करना है कि इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी या एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, यस सर। तो हम अलग अलग डोज पे स्टडी कर सकते हैं। हम उसके सेल वायबिलिटी देख सकते हैं। तो एक सर करके हम लोग सेल पे भी देख सकते हैं सर उसका इफेक्ट, रेस्पॉन्स। हाँ डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं। यस और जैसे अब जैसे स्टेप वाइज हम पूरा मैकेनिज्म डायसेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, आपने क्या किया कि आपने एक ड्रग लिया करक्यूमिन, और आपने उसका इफेक्ट देखा कि इससे क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेशन कम हो रहा है। जो साइटोकाइंस हैं, जैसे IL-1 बीटा, और है ना, IL-1 बीटा का नाम सुना है ना, या TNF अल्फा कम जो है वो कम हो रहा है। तो उसके अलावा आप फिर उसके बाद उसका प्रोटीन और जीन एक्सप्रेशन भी चेक कर सकते हैं, और ग्लोबली भी चेक कर सकते हैं कि इनका इफेक्ट इस जीन और प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में क्या है, इनका इफेक्ट नॉर्मल इन्फ्लामेशन या एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस पे क्या है। जैसे GSH जैसे किसी ने किया, GSS टू GSSG, ग्लूटाथियोन, नहीं किया ना, कभी सुना है? और इसके अलावा हम मॉर्फोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी, एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी देख सकते हैं। जैसे कि आपने सेल लिया, आपने कार्डियक सेल लिया, आप उसमें आप हाइपरट्रॉफी भी देख सकते हैं कि सेल का ग्रोथ, सेल का स्ट्रक्चर चेंजेस क्या है। यस। तो एक रॉबस्ट मॉडल सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे आप जो आप आपके पास सेल है जो हमेशा मेंटेन हो सकता है। आपने सेल को ग्रो किया, कॉन्फिडेंट किया, आपने लॉग फेज में ही सेल को फिर से सब पसाज किया। पसाज का मतलब है कि एक सेट बना लिया, फिर से एक सेट पे एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा कुछ सेल लाइन सीड किया दूसरे जनरेशन के लिए, ठीक है? तो ऐसे कैसे करके हमारे पास एक कम टाइम में, कम स्पेस में, कम रिसोर्स में एक एक्सेलेंट सिस्टम मिल जाता है, जहाँ पे हम मैनी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और बहुत लोगों का पूरी PhD जो है वो सेल लाइन, सेल कल्चर मीडिया में ही हो जाती है। आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है, फिर तब आप एनिमल में जा सकते हैं। सेल कल्चर का एडवांटेज क्या है कि ये ना एक सिंपलेस्ट मॉडल है। जैसे जैसे लोग कहते हैं कि एनिमल स्टडी एक कॉम्प्लेक्स मॉडल है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको एक सिंपलेस्ट मॉडल सिस्टम चाहिए। तो ये सब तो, हाँ, ये सब। सर जैसे एक्सक्यूज मी सर, जैसे कोई पर्टिकुलर डिजीज पे हम लोग वर्क करें, हाँ
और सर हम लोग कोई ड्रग यूज करें तो सर उस ड्रग का रिस्पॉन्स हम लोग देख सकते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग, सर जैसे लेशमिनियासिस डिजीज है। अब जैसे लेशमिनियासिस जो है वो तो हाँ, हम लेशमिनियासिस पे तो जैसे सर मैंने इन्फेक्शियस ये सर हाँ, मैंने एम्फोटेरेक्सिन बी ड्रग यूज कोई करी इन्फेक्शियस हाँ हाँ, तो सर तो उसके रिगार्डिंग लेशमिन लोग एमटीटीएस से हाँ, कर सकते हैं। तो एमटीटी ऐसे जनरली वायबिलिटी के लिए किया जाता है, लेकिन जैसे यस सर। उसके अलावा भी बहुत सारा चीज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले कोई सेल को को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेल को इन्फेक्ट करके ना होस्ट यस पैथोजन इंटरेक्शन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सेल लिया, अब अब उस और ये लेशमेनियासिस बेसिकली जो इंफ्लेमेटरी डिजीज करता है ना कोई, बेसिकली ईडमा वगैरह काउज करता है ना यस कि, सर। तो हाँ, तो हम जैसे ये तो इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज का भी होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन जो है सेल लाइन में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिंपल, मुझे पता है कि वायरस जैसे जैसे वायरस है, वायरस को आपने क्या किया कि वायरस को सेल को इन्फेक्ट किया। अब सेल का मैकेनिज्म उस वायरस से किस तरह फाइट कर रहा है, ये यू कैन स्टडी इन अ सेल कल्चर। व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज ऑफ अ सेल लाइन, कि वायरल इंड्यूस्ड सेल लाइन मैकेनिज्म क्या चेंज हो रहा है, कौन से रिसेप्टर को वो एक्टिवेट कर रहा है। अगर हम कुछ सेल लाइन को मॉडुलेट करें तो क्या वो वायरस स्टिल इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप का चीज डेफिनेटली कर सकते हैं। और कॉमर्शियल यूज भी सेल लाइन का, जैसे मैंने बताया ना कि लार्ज स्केल प्रोटीन प्रोडक्शन, लार्ज स्केल वैक्सीन प्रोडक्शन, यस तो ये सब भी यूज है। जैसे आप पीएचडी में लेशमेनियासिस तो एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया। जैसे यस आप हाँ जैसे और कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने लेशमेनियासिस पर डिसर्टेशन किया है क्या? यस सर। आप बता रहे थे आप लेशमेनियासिस पर डिसर्टेशन कभी काम किया है? यस सर, सर एम फार्म लेवल पे किया है, मास्टर्स में। हाँ हाँ, तो अब जैसे हाँ डेफिनेटली ये भी एक कंट्रोल कंडीशन में स्टडी किया जा सकता है, या इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म जो लेशमेनियासिस प्रोड्यूस करता है ना, तो यस आप अपने सर बेसिकली हम लोग फार्मास्यूटिक्स से हैं, जो हम लोग की मास्टर्स में ब्रांच है फार्मास्यूटिक्स है। तो सर हम लोग कोई पर्टिकुलर ड्रग लेके और सर उसका डिजीज पे रेस्पॉन्स ही देख सकते हैं सर। हाँ हाँ, डेफिनेटली देख सकते हैं। और इसको अलग अलग लेवल, एक तो पहला है कि सबसे ब्रॉड स्टेज पे मैकेनिज्म देख सकते हैं, जैसे सेल डेथ में क्या है। उसके बाद आप उसके बाद नीचे उतर सकते हैं। बायोलॉजी में रिडक्शन होता है, नीचे हो सकता है कि कौन सा पाथवे, कौन सा जीन, कौन सा बायोलॉजिकल नेटवर्क इसको चेंज किया। तो ये मैकेनिज्म हम आरएनए एक्सप्रेशन या प्रोटीन एक्सप्रेशन पे देख सकते हैं, ठीक है। ओके और सर। जैसे कि आपको पता चल गया कि एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो ये पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आखिर कैसे है। तो आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर ड्रग ट्रीटमेंट आपने क्या किया, उसके कुछ पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन देखा। आजकल प्रोटियोमिक्स और जीनोमिक्स भी करते हैं लोग, पूरा का पूरा आरएनए एक्सप्रेशन पता चल जाता है। तो उससे उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, तो अभी और बाकी बाकी लोग भी अपना एग्जाम्पल बताइए जो आप लोगों ने कभी काम किया हुआ है। 5 लोग ही हैं, एक तो आप बता रहे थे, इसके आपके अलावा? सर मैं फार्मास्यूटिक्स से हूँ बेसिकली सर। 3 लोग हम लोग फार्मास्यूटिक्स के हैं सर। एक है वो फार्माकोलॉजी की है सर, और एक मैम है वो केमिस्ट्री से। अच्छा अच्छा, जी तो सर। केमिस्ट्री का भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने एक न्यू एडक्ट न्यू सिंथेसाइज किया, मान लीजिए कोई कोई ड्रग फॉर्मुलेशन सिंथेसाइज किया, तो उसके बहुत सारे मैकेनिज्म आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई मॉडिफाइड ड्रग बनाया जिसमें न्यू, तो आप उसको भी फाइनल बायोलॉजिकल यूज कर सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी हो या बायोफार्मास्यूटिकल, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप ड्रग पे ही तो काम करते होंगे, कोई ड्रग पे। तो यस हाँ, तो एक सिंपलेस्ट मॉडल सिस्टम में आप बहुत सारा डाटा जनरेट कर सकते हैं। तो जी ये आपने बताया लेशमेनिया से, किसी और को एक्सपीरियंस मैंने है कोई सर हाँ अपना वर्क सर सीडीआरआई में किया था सर, इसी पे मास्टर्स लेवल पे मैं वहाँ पे ट्रेनिंग गई थी। अच्छा अच्छा, जी तो सर। क्या, तो इसी पे हाँ वर्क था हम लोगों का, लेशमिनियासिस पे सर। हाँ तो कॉम्बिनेशन थेरेपी थी सर हम लोगों की ड्रग की। हाँ हाँ, तो आप इन लोगों ने एनिमल मॉडल में किया था कि इन विट्रो किया था? सर ओनली इन विट्रो। अच्छा, इन विट्रो किया था ना, तो हाँ आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो होगा ही इन विट्रो का। जी सर। हाँ,
तो अभी जैसे अब क्या है कि जैसे आजकल क्रिस्पर और siRNA से आप पर्टिकुलर सेल लाइन को भी पट अप कर सकते हैं, जैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो भी एक अलग-अलग इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है। तो आप लोग में फैसिलिटी नहीं है, तो बायोटेक डिपार्टमेंट और लाइफ साइंस में हम लोग अभी एस्टेब्लिश कर रहे हैं कल्चर फैसिलिटी। तो कभी यहाँ जब हो जाएगा तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। बायोटेक में तो कल्चर रूम है वहाँ पे। जी सर। प्रैक्टिकली सर हम लोग एक बार सर थोड़ा देखना चाहेंगे सर प्रैक्टिकल वे में हाँ? सर प्रैक्टिकल वे में उसको सर एक बार हम लोग वर्कशॉप टाइप से कुछ सर करना चाहिए वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करवा। हाँ, तो हाँ, ये कर सकते हैं, ये हम लोग बात कर सकते हैं, डॉक्टर गुप्ता हैं उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो कहीं भी आप लोग को फार्माकोलॉजी में ज्वाइन करना होगा पीएचडी, राइट? तो हाँ ब्रांचेस अलग है सर, एक केवल एक कोलॉजी के हैं, बाकी हम लोग एक केमिस्ट्री के हैं, बाकी सोटेक्स के, 3 लोग सर सोटेक्स के। हाँ, देखिए मास्टर्स और एमटेक लेवल तक सब्जेक्ट जो भी हो, जब आप फाइनल पीएचडी करते हैं ना तो टॉपिक सब मिल जाता है। यस सर, यस। हाँ, यस हाँ, सर तो अब यू कैन नॉट नेम एक फार्मास्यूटिकल और फार्माकोल, आपके पास आपको एक मैकेनिज्म समझना है, तो सबसे फॉरमोस्ट एज ए पीएचडी स्टूडेंट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जितना भी थियोरेटिकल हाँ नॉलेज है वो तो है ही, लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज से आप ब्रॉड गलती नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज से ही लर्न कर सकते हैं कि आप सेल कल्चर कैसे मेंटेन करना है, अगर सेल क्यों ऑप्टिमम कंडीशन में मेंटेन करना है। तो आज के लेक्चर में तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि जैसे आपने लेशमेनियासिस का एग्जांपल दिया, तो कोई और भी कोई एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी और का भी? तो मैं उसी हिसाब से डिजीज पे नहीं किया सर, एक्चुअली मेरा क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स पे था सर, एमफॉर्म लेवल पे सर, एचपीएलसी वगैरह पे सर किया था वर्क सर उसको। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल पे था। तो हाँ, तो इस पे डिजीज मॉडल आप बहुत सारे जैसे कैंसर सेल लाइन है, और आजकल तो एक इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल है जहाँ पे हम डिजीज मॉडल भी मॉडलिंग कर सकते हैं, जैसे अलग-अलग डिजीज, जैसे आपको जिस डिजीज पे इंटरेस्ट है वो डिजीज हम कल्चर कंडीशन में क्रिएट कर सकते हैं। आजकल 3D कल्चर हो गया है, जैसे जो नॉर्मल को सिमुलेट करता है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन में एंडोथेलियल सेल, न्यूरॉन और एस्ट्रोसाइट तीनों होते हैं ना। जी सर। तो आप तीनों को एक साथ भी अलग-अलग ग्रो कर सकते हैं। को कल्चर मॉडल है जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एस्ट्रोसाइट को ग्रो कर सकते हैं एंडोथेलियल के साथ। तो आप मतलब there is an enormous possibility of in vitro and it gives a very strong preliminary data and strong data जिससे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इवन जो ड्रग ट्रायल्स होते हैं, जो फाइनल ड्रग मार्केट में आते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो सेल कल्चर पे ही टेस्ट किए जाते हैं, फिर फाइनल एनिमल स्टडी, फिर फाइनल ड्रग ट्रायल ह्यूमन स्टडी तक आता है। ठीक है जी सर। यस सर। ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे ये करता हूँ। अगर कुछ डाउट होगा तो मैं लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में हूँ, जी तो सर। आप लोग मुझे बताइए। अच्छा, मैं बाकी क्लासेस भी मेरे हैं पैच क्लैम्प पे, और एक इम्यून एक वो है रेडियो लाइगेंड बाइंडिंग या कुछ, वो मैं चेक कर लूँगा। तो ये मैं ऑफलाइन लेना चाहता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि मुझे रिस्पॉन्स समझ में नहीं आता कि क्या है। ठीक है, तो वो फाइनलाइज हो जाएगा तो मैं बताऊँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। गुड डे सर। हाँ, बाय। बाय।